कल्पना कीजिए एक बेहद तेज रफ्तार कार चेस की। मतलब एक आदमी पुलिस से बचकर भाग रहा है और गाड़ियां इधर-उधर हो रही हैं। बाप रे, ये तो किसी एक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही था। और अचानक वो कार एक घर की दीवार से जा टकराती है। वो डरा हुआ इंसान अपने डफल बैग में हाथ डालता है और एक बंदूक निकालने की कोशिश करता है। खतरनाक। हाँ, उसे लगता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। वो बाहर ही नहीं आती। इसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और एक अडल्ट जेल में डाल दिया जाता है। किस्मत अच्छी थी कि बंदूक नहीं चली, वरना कहानी वहीं खत्म हो जाती। सही बात है। और फिर उसे एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की उस अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाता है, जहां इंसान अपने ही विचारों से पागल होने लगता है। वो जगह तो किसी को भी तोड़ सकती है। बिल्कुल। वहीं ब्रायन नाम का एक गार्ड उस कोठरी में आता है और एक ऐसी बात कहता है जो पूरी दुनिया बदल देती है। गार्ड कहता है कि तुम इस जगह के लिए नहीं बने हो। वाकई? सिर्फ एक लाइन? हाँ, सिर्फ एक लाइन। ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर का सीन नहीं है, बल्कि ये डैन मार्टेल की सच्ची कहानी है। इस एक वाक्य ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। जेल से बाहर आने के बाद डैन ने कोडिंग सीखी। और स्क्रीन पर पहला शब्द टाइप किया होगा, हेलो वर्ल्ड। एकदम सही। हेलो वर्ल्ड टाइप किया और अपने बचपन की उस सारी अराजक ऊर्जा को एक GSD मतलब गेट शिट डन मानसिकता में बदल दिया। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे ये हर हाल में काम पूरा करने वाली मानसिकता शुरुआत में तो एक इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाती है। हाँ, लेकिन एक स्तर के बाद वही मानसिकता सबसे बड़ी दुश्मन भी बन जाती है। बिल्कुल। कैसे काम के बोझ तले दबने के बजाय अपना समय वापस खरीदा जा सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, ये शुरुआत वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से लेकर एक सफल टेक उद्यमी बनने तक का सफर कोई सामान्य बात तो है नहीं। हाँ, वो तो है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो है ये GST यानी गेट शिट डन मानसिकता। जब कोई व्यक्ति शून्य से शुरुआत करता है ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये मानसिकता एक सुपर पावर की तरह काम करती है। मतलब दिन रात बस काम करते रहना। बिल्कुल, दिन रात काम करना, हर छोटी बड़ी चीज को खुद संभालना, यही वो ईंधन है जो शुरुआती सफलता दिलाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती जब व्यवसाय बड़ा होने लगता है। एक बिंदु ऐसा आता है जहां यही ताकत एक जाल बन जाती है ना? एकदम सही। चलिए स्टुअर्ट नाम के एक बहुत ही सफल उद्यमी का उदाहरण लेते हैं। वो डिज्नीलैंड में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था। डिज्नीलैंड तो मतलब खुशियों की जगह। हाँ, चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन अचानक उसे वहां पैनिक अटैक आ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे सब खत्म हो रहा है। अरे बाप रे, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी कंपनी तो सफल हो रही थी, लेकिन वो खुद अकाउंटिंग से लेके कोडिंग तक हर एक काम अपने ही हाथों से कर रहा था। तो समझ रही हूँ, मतलब सफलता ही उस पर भारी पड़ रही थी। हाँ, उसकी अपनी ही बनाई हुई सफलता उसे अंदर से खोखला कर रही थी। और यहीं से बायबैक सिद्धांत यानी बायबैक प्रिंसिपल की आवश्यकता जन्म लेती है। तो ये सिद्धांत असल में है क्या? ये सिद्धांत एक बहुत ही बुनियादी बदलाव की मांग करता है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोगों को काम पर रखना बंद करना होगा, बल्कि अपना समय वापस खरीदने के लिए लोगों को काम पर रखना शुरू करना होगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। स्टुअर्ट का डिज्नीलैंड में पैनिक अटैक आना ये साफ कर देता है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहना और हर चीज पर अपना नियंत्रण रखना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखा जाए तो ज्यादातर उद्यमी एक ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले उस व्यक्ति की तरह होते हैं जो मशीन की गति तो लगातार बढ़ाता जा रहा है, पसीना भी बहा रहा है, पूरी तरह थक चुका है, लेकिन पहुंच का ही नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दुनिया की बात करें तो क्या हर काम खुद ना करना एक तरह की कामचोरी की श्रेणी में नहीं आता? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। मतलब जो लोग व्यवसाय बनाते हैं वे तो इस अराजकता और भागदौड़ के आदी होते हैं ना। उन्हें तो लगता है कि अगर वे पसीना नहीं बहा रहे हैं तो वे काम ही नहीं कर रहे हैं। इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? देखिए, इस अराजकता की लत को कामचोरी समझना ही समस्या की सबसे बड़ी जड़ है। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो कई उद्यमी अनजाने में खुद को थका देने वाले कामों में इसलिए व्यस्त रहते हैं क्योंकि उन्हें बिजी दिखना अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि ये अराजकता उन्हें ये महसूस कराती है कि वे कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं। इसे डैन मार्टेल ने टाइम असैसिन्स यानी समय के हत्यारे कहा है। टाइम असैसिन्स ये क्या होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। पहले हैं द स्टॉलर। द स्टॉलर मतलब जो चीजों को टालते हैं। एकदम सही। ये वो लोग हैं जो बड़े फैसले लेने से बचते हैं और खुद को छोटे छोटे महत्वहीन कामों में उलझाए रखते हैं ताकि उन्हें उस बड़े और डरावने फैसले का सामना न करना पड़े। अच्छा, तो दूसरे कौन है?
दूसरे हैं द स्पीड डीमन। ये वो लोग हैं जो हर काम इतनी तेजी से करते हैं कि बार बार गलतियां करते हैं। और फिर उन गलतियों को सुधारने में दोगुना समय बर्बाद करते होंगे। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल उस शेफ की तरह है जो सब्जियां इतनी तेजी से काटता है कि बार बार अपनी ही उंगलियां काट बैठता है। फिर वो खाना पकाने से ज्यादा समय तो अपनी उंगलियों पर पट्टी बांधने में लगा देता है। क्या सटीक तुलना की है आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और तीसरे टाइम असैसिन है द सुपरवाइजर। नाम से लग रहा है कि ये हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जो हर छोटी चीज पर नजर रखते हैं। किसी को कोई काम सौंपते तो हैं, लेकिन फिर हर 5 मिनट में उनके कंधे के ऊपर से झांकते रहते हैं। अरे हाँ, उन्हें लगता है कि उनके बिना कोई काम सही हो ही नहीं सकता। सही कहा। इन तीनों ही मामलों में लोग खुद को एक झूठी व्यस्तता में फंसा कर रखते हैं। इस लत को छोड़ना और अपने समय का नियंत्रण वापस लेना कामचोरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विकास है। तो इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बायबैक लूप काम आता है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि 3 कदमों का एक ठोस चक्र है। ऑडिट, ट्रांसफर और फिल। ये लूप कैसे काम करता है? इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला कदम है ऑडिट। एक उद्यमी को लगातार ये जांचना होता है कि पूरे दिन में कौन से काम उसकी ऊर्जा सोख रहे हैं। मतलब एक तरह से अपने समय का हिसाब रखना। हाँ। फिर आता है ट्रांसफर। उन कामों को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उसे बेहतर तरीके से कर सके। और तीसरा कदम फिल। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो समय ट्रांसफर करने से बचा है उसे खाली नहीं छोड़ना है, बल्कि उसे उन कामों से भरना है जो सबसे ज्यादा ऊर्जा और पैसा देते हैं। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? वॉरेन बफे का उदाहरण इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण है। वे दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं, लेकिन उनका कैलेंडर अक्सर खाली दिखता है। वाकई? उनका कैलेंडर खाली रहता है? हाँ, वे अपना समय केवल 2 चीजों में लगाते हैं, किताबें पढ़ना और निवेश के नए अवसर खोजना। और बाकी चीजों का क्या? बाकी सब कुछ जैसे प्रशासनिक काम, छोटी मोटी बैठकें, दैनिक ऑपरेशंस, ये सब उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है। वॉरेन बफे का उदाहरण इस बात को बहुत स्पष्ट कर देता है। ऑडिट, ट्रांसफर और फिल सुनने में बहुत तार्किक भी लगता है। बिल्कुल है भी। लेकिन अगर कोई ये मान भी ले कि काम सौंपना जरूरी है, तो असली पेंच तो तब फंसता है जब ये तय करना हो कि आखिर कौन सा काम किसे सौंपा जाए। हाँ, ये काम दुविधा है। मतलब दिन भर में 100 तरह के काम होते हैं। कोई कैसे तय करेगा कि उसे क्या खुद करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए? इस उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे ड्रिप मैट्रिक्स कहते हैं। ये कार्यों को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। अच्छा, ड्रिप, DRIP। हाँ, डी से डेलीगेशन, आर से रिप्लेसमेंट, आई से इन्वेस्टमेंट और पी से प्रोडक्शन। तो ये डेलीगेशन वाले कौन से काम हैं? डेलीगेशन वाले वो काम हैं जो ऊर्जा भी चूसते हैं और जिनसे कंपनी को सीधे तौर पर कोई बड़ा पैसा भी नहीं मिलता। जैसे इनबॉक्स में फालतू ईमेल छांटना या छोटे-मोटे बिल भरना। एकदम सही। और फिर आता है रिप्लेसमेंट। इसमें वो काम आते हैं जो पैसा तो बनाते हैं लेकिन उद्यमी की ऊर्जा खत्म कर देते हैं। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक वेब डिजाइन कंपनी का मालिक जो खुद बैठकर बेसिक कोडिंग कर रहा है। वो काम जरूरी है, पैसा भी ला रहा है, लेकिन वो उस संस्थापक की सारी रचनात्मक ऊर्जा खत्म कर रहा है। समझ गई। और ये इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट वाले काम वो हैं जो भविष्य के लिए अच्छे हैं, जो ऊर्जा देते हैं लेकिन तुरंत पैसा नहीं बनाते। जैसे कोई नया कौशल सीखना या किसी बड़े सेमिनार में जाकर नेटवर्क बनाना। बिल्कुल। लेकिन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है अपना अधिकतम समय प्रोडक्शन क्वाड्रेंट में बिताना। मतलब P for प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? ये वो जगह है जहां काम करने में असीम आनंद भी आता है और वो काम व्यवसाय के लिए सबसे ज्यादा पैसा भी बनाता है। ओपरा विनफ्रे इसका एक शानदार उदाहरण है। ओपरा विनफ्रे, वे अपना समय कैसे मैनेज करती हैं? वे अपने विशाल मीडिया साम्राज्य को चलाने के बावजूद दिन में सिर्फ 2 घंटे ट्रेडिशनल बिजनेस के मामलों, मीटिंग्स और फाइलों पर खर्च करती हैं। सिर्फ 2 घंटे? बाकी समय क्या करती हैं? उनका बाकी सारा समय यानी उनका प्रोडक्शन जोन खुद को बेहतर बनाने, नई चीजें सीखने, कैमरे के सामने आने और उस रचनात्मक काम में लगता है जो उनके विजन को और बड़ा करता है। ये मैट्रिक्स तो बहुत उपयोगी लग रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि एक बात थोड़ी खटक सकती है। क्या बात? खासकर उन लोगों को जो किसी छोटे बजट पर अपनी कंपनी चला रहे हैं कि सिर्फ वही काम करना जो खुद को पसंद हो। क्या ये थोड़ा स्वार्थी और अहंकारी रवैया नहीं लगता? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं।
ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि मैं तो सिर्फ मजेदार काम करूंगा, बाकी सारे उबाऊ काम कोई और करे। एक बूटस्ट्रैप्ड संस्थापक के लिए ये मानसिकता तो बहुत खतरनाक हो सकती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक चिंता है। ऊपरी तौर पर यह स्वार्थी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझें तो ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। वो कैसे? डैन मार्टेल का ही एक बहुत ही रोचक किस्सा है। जब वे अपनी कंपनी बना रहे थे तो वे हर रविवार अपना सारा मेल और कागजात छांटने में घंटों बिताते थे। बाप रे, रविवार के दिन भी? हाँ, शुरुआत में उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन बाद में ये उनके लिए एक भयंकर सिरदर्द बन गया। उनका रविवार इसी में बर्बाद हो जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने लिसा नाम की एक महिला को इस काम के लिए पैसे देना शुरू किया। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काम डैन के लिए एक बोझ था, जिससे उन्हें चिढ़ होने लगी थी, वही काम लिसा के लिए एक अच्छा रोजगार बन गया होगा। बिल्कुल, वही काम लिसा के लिए एक बेहतरीन, सम्मानजनक और लचीला रोजगार बन गया। अगर कोई काम किसी के लिए सिरदर्द है तो उसे अपने पास रोके रखना असल में स्वार्थ है। हाँ, ये नजरिया तो वाकई बहुत अलग है। उसे सौंप कर न सिर्फ अपना समय बचाया जाता है, बल्कि किसी और के लिए अवसर भी पैदा किया जाता है। बात तो सही है। लेकिन अगर स्वार्थ को किनारे रख भी दें तो भी असल डर तो पैसे का है ना? हाँ, बजट की चिंता तो रहती है। कोई कैसे तय करेगा कि एक काम को आउटसोर्स करने में कितने पैसे खर्च करना जायज है? कोई भी अपना खजाना यूं ही तो नहीं लुटा सकता। बिल्कुल, और इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और गणितीय सूत्र है, जिसे बायबैक रेट कहते हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक पक्का गणित है। अच्छा, ये बायबैक रेट कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं कि किसी संस्थापक की कंपनी से उसकी सालाना आय $1,00,000 है। अब इस बायबैक रेट को निकालने के लिए इस $1,00,000 को 2000 से भाग देना है। रुकिए, ये 2000 से ही क्यों भाग देना है? क्योंकि एक सामान्य वर्किंग वर्ष में लगभग 2000 घंटे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति हफ्ते के 40 घंटे काम करता है और साल में 50 हफ्ते काम करता है। अच्छा, तो 1,00,000 को 2000 से भाग देने पर आता है 50। हाँ, $50 प्रति घंटा। ये उस संस्थापक के समय की वर्तमान कीमत है। अब इस $50 को 4 से भाग देना है। और ये 4 का क्या तर्क है? यह व्यवसाय के विकास का सुनहरा नियम है। जब भी किसी व्यवसाय में किसी नए व्यक्ति को काम पर रखा जाता है तो उस निवेश पर कम से कम 4 गुना यानी 4x रिटर्न का लक्ष्य होना चाहिए। तो 50 को 4 से भाग देने पर आता है $12.5। बिल्कुल, ये $12.5 प्रति घंटा उस संस्थापक का बायबैक रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नियम यह है कि अगर कोई भी ऐसा काम है, चाहे वो ईमेल का जवाब देना हो, डेटा एंट्री हो या कोई और प्रशासनिक काम, जिसे $12.5 प्रति घंटे या उससे कम में आउटसोर्स किया जा सकता है, तो उस काम को खुद करना नुकसानदेह है। हाँ, उस काम को खुद करना उस संस्थापक के लिए एक वित्तीय अपराध की तरह है। वो खुद वो काम करके अपनी कंपनी और उस संभावित कर्मचारी दोनों का भारी नुकसान कर रहा है। ये गणित तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब अगर बायबैक रेट निकल आया तो फैसला लेना एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। कोई भावनाएं नहीं, सिर्फ गणित। एकदम सही कहा आपने। अब जब बजट साफ हो गया है तो एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती सामने आती है। शुरुआत कहाँ से करें? ये भी एक बड़ा सवाल है। किस पद के लिए सबसे पहले नियुक्ति की जाए? क्योंकि अगर कोई पहली बार हायरिंग कर रहा है तो वो सीधे एक सीआर तो नहीं रख लेगा ना? बिल्कुल नहीं। इस चुनौती को पार करने के लिए रिप्लेसमेंट लैडर यानी काम सौंपने की एक स्पष्ट सीढ़ी बनाई गई है। अच्छा, ये सीढ़ी कैसे काम करती है? इस सीढ़ी की सबसे पहली पायदान हमेशा एक एडमिन असिस्टेंट या प्रशासनिक सहायक की होती है। एडमिन असिस्टेंट मतलब जो छोटे मोटे काम देखे। हाँ, डैन मार्टेल ने अपना समय वापस खरीदने की शुरुआत कोई बहुत बड़ा मैनेजर रखकर नहीं की थी, बल्कि अपनी लॉन्ड्री और घर की सफाई के काम को आउटसोर्स करके की थी। घर की सफाई आउटसोर्स करके? बिल्कुल। जब ये छोटे रोजमर्रा और प्रशासनिक काम एक संस्थापक की प्लेट से हटते हैं, तभी उसका दिमाग बड़े और रणनीतिक कामों के लिए खाली होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मानसिक अवरोध आता है। कैसा अवरोध? अक्सर संस्थापक कहते हैं कि जितनी देर में मैं किसी नए व्यक्ति को ये काम सिखाऊंगा, उसकी गलतियां सुधारूंगा, उतनी देर में तो मैं खुद ही ये काम 4 बार कर लूंगा। ये डर बहुत वास्तविक है। इसका क्या समाधान है? ये डर हर उस व्यक्ति को होता है जो अपनी कंपनी को बच्चे की तरह पालता है। इसका सबसे बेहतरीन समाधान है कैमकॉर्डर मेथड और प्लेबुक्स बनाना। कैमकॉर्डर मेथड, ये क्या है? ये बहुत ही सीधा तरीका है।
जब कोई संस्थापक कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसे वो भविष्य में आउटसोर्स करना चाहता हो, तो उसे बस अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए या खुद बोलते हुए रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इसके 4 C होते हैं। 4 C? हाँ, पहला है कैमकॉर्डर यानी वीडियो रिकॉर्ड करना। दूसरा है कोर्स, उस रिकॉर्डिंग को एक ट्रेनिंग की तरह पेश करना जहां काम के पीछे का कारण भी बताया जाए। और तीसरा चेकलिस्ट, उस वीडियो के आधार पर कदम दर कदम सूची बनाना। और चौथा कैडेंस, ये स्पष्ट रूप से तय करना कि ये काम कब, कितनी बार और किस स्तर का होना चाहिए। अच्छा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मास्टर शेफ एक बार अपनी किसी सीक्रेट रेसिपी का वीडियो बना ले। बिल्कुल सही। और फिर उसके किचन का कोई भी नया कुक उस वीडियो को देखकर वही डिश बार बार बिल्कुल उसी स्वाद के साथ बना सके। एकदम सटीक उदाहरण है। या फिर इसे ऐसे भी देखा जा सकता है जैसे बोलिंग लेन में साइड में बम्पर्स लगा दिए गए हों, ताकि जब कोई नया खिलाड़ी बॉल फेंके तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकती है, लेकिन वो सीधे गटर में कभी नहीं जाएगी। बॉलिंग लेन वाले बम्पर्स का उदाहरण तो बहुत ही कमाल का है। प्लेबुक्स का काम ही यही है कि वे विनाशकारी गलतियों को रोकती हैं। लेकिन फिर भी क्या सच में कोई नया कर्मचारी उस काम को संस्थापक जितना ही अच्छा कर सकता है? क्योंकि जो परफेक्शन संस्थापक ला सकता है वो कोई और शायद ही ला पाए। यही पर मानसिकता को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसके लिए टेक्स्ट फर्स्ट हायरिंग की बात की जाती है। टेक्स्ट फर्स्ट। हाँ, लक्ष्य ये कतई नहीं है कि नया व्यक्ति पहले दिन ही 100% परफेक्शन के साथ काम करे। अगर वो उस काम को 80% भी सही कर रहा है तो वो एक बहुत बड़ी जीत है। 80% को जीत कैसे मान सकते हैं? 20% की गलती तो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है ना? क्योंकि वो 80% काम उस संस्थापक की प्लेट से पूरी तरह हट गया है। अब उसके पास वो समय बच गया है जिससे वो अपने जीनियस जोन में काम कर सकता है। जीनियस जोन मतलब? यानी वो काम जो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो कंपनी को अगले स्तर पर ले जाएगा। और उस 20% की कमी का क्या? समय के साथ सही ट्रेनिंग और प्लेबुक्स की मदद से वो नया व्यक्ति उस विशिष्ट काम में संस्थापक से भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। अब मान लेते हैं कि सही लोगों को काम सौंपकर वीडियो बनाकर 80% के नियम को मानकर काफी समय बचा लिया गया। हाँ, समय तो बच गया। अब प्लेट में काफी खाली जगह है, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा खतरा है। वो क्या? अगर इस खाली समय की सही से योजना ना बनाई जाए तो इंसान की फितरत है कि वो इस समय को फिर से बेकार के कामों में या बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देगा। ये तो बहुत आम बात है। इस बचे हुए समय को कैसे संभाला जाए ताकि वो दोबारा किसी ब्लैक होल में न चला जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। समय बचा लेना ही आधी जंग जीतना है। उस समय का निवेश कहाँ हो रहा है ये तय करता है कि भविष्य कैसा होगा। इसके लिए परफेक्ट वीक का निर्माण किया जाता है। परफेक्ट वीक मतलब एक आदर्श हफ्ता? हाँ, एक ऐसा हफ्ता जहां हर चीज की योजना पहले से हो लेकिन उसमें लचीलापन भी हो। इसमें सबसे अहम है बफर टाइम रखना और ब्लीड टाइम को पूरी तरह खत्म करना। ये ब्लीड टाइम क्या होता है? ब्लीड टाइम वो समय है जो 2 अलग-अलग तरह के कामों के बीच बर्बाद होता है। मान लीजिए किसी ने एक फाइनेंस की मीटिंग खत्म की और 15 मिनट बाद उसे क्रिएटिव मार्केटिंग पर काम करना है। तो उन 15 मिनटों में क्या होता है? उस 15 मिनट में वो न तो फाइनेंस में रहता है और न ही मार्केटिंग में जा पाता है। उसका ध्यान भटक जाता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं, जो इंसान की बहुत सारी ऊर्जा सोख लेता है। अच्छा, तो इसे रोका कैसे जाए? इसे रोकने के लिए अपनी ऊर्जा के स्तर के अनुसार समान तरह के कार्यों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है, जिसे बैचिंग कहते हैं। मतलब सारे क्रिएटिव काम एक दिन और सारी मीटिंग्स दूसरे दिन? बिल्कुल। इसके अलावा रोजमर्रा की रुकावटों को खत्म करने के लिए 2 बहुत ही शानदार टाइम हैक्स हैं। कौन से? पहला है $50 मैजिक पिल। इसका मतलब है कि टीम के सदस्यों को $50 तक की समस्याएं बिना संस्थापक से पूछे अपने स्तर पर तुरंत सुलझाने की पूरी छूट देना। और दूसरा हैक? और दूसरा है 1-3-1 नियम। जब भी कोई कर्मचारी कोई समस्या लेकर आए तो उसे एक प्रारूप का पालन करना होगा। वो एक समस्या बताएगा, उसके 3 संभावित समाधान लेकर आएगा और उन 3 में से अपनी एक सिफारिश देगा कि उसके अनुसार क्या करना सही रहेगा। रुकिए, ये $50 मैजिक पिल वाला विचार थोड़ा खतरनाक लगता है। क्यों? जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी में 10 कर्मचारी हैं और वे सब दिन में एक बार भी $50 का गलत फैसला लेते हैं, तो ये तो दिन का $500 और महीने का हज़ारों डॉलर का नुकसान हो गया। गणित के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। एक छोटे बिजनेस के लिए ये तो सीधा दिवालियापन है।
एक संस्थापक के लिए इस तरह नियंत्रण छोड़ना कैसे समझदारी हो सकती है? ये डर वाजिब लगता है, लेकिन असल नुकसान कहीं और हो रहा है। इसे उसी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की कीमत के नजरिए से देखते हैं। मतलब? एक संस्थापक जो शायद किसी बड़े क्लाइंट के लिए पिच तैयार कर रहा हो, अगर उसे कोई कर्मचारी ये पूछने के लिए बीच में टोकता है कि क्या मैं $20 का प्रिंटर कार्ट्रिज ऑर्डर कर दूं, तो जो समय और एकाग्रता नष्ट होती है उसकी कीमत हजारों डॉलर में हो सकती है। ये बात तो है। एक बार फ्लो टूट जाए तो वापस आना मुश्किल होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी काम में दोबारा उसी गहराई तक जाने में 20 मिनट से ज्यादा लग जाते हैं। बाप रे, 20 मिनट सिर्फ एक सवाल के लिए? बिल्कुल। इसलिए $50 की छूट देना कोई पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने, उन्हें निर्णय लेना सिखाने और सबसे महत्वपूर्ण संस्थापक का वो कीमती समय और फोकस बचाने के लिए किया गया एक बहुत ही सस्ता निवेश है। और वो 1-3-1 नियम। उस नियम के साथ कर्मचारी वैसे भी हर समस्या का समाधान खुद सोचना शुरू कर देते हैं। वे सिर्फ शिकायत लेकर नहीं आते, हल लेकर आते हैं। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। फोकस टूटने की कीमत उस $50 से कहीं ज्यादा है। तो अब हमारे पास सिस्टम है, बायबैक रेट का गणित है, हैक्स हैं और समय बचाने की बेहतरीन तरकीबें हैं। हाँ, सब कुछ सेट है। लेकिन इस पूरी कवायद का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ हर काम को आउटसोर्स करके प्लेबुक्स बनाकर घर पे आराम करना ही मंजिल है? अगर ऐसा है तो फिर बिजनेस शुरू ही क्यों किया? नहीं, आराम करना मंजिल बिल्कुल नहीं है। अगर जीवन में कोई बड़ा विजन नहीं है तो सारा बचाया हुआ समय बेमानी हो जाता है। मतलब बोरियत होने लगती है। हाँ, डैन मार्टल के क्लाइंट काल का ही उदाहरण ले। उसने इस बायबैक सिद्धांत को बहुत ही सख्ती से लागू किया। उसने अपना सारा समय बचा लिया। कंपनी बिना उसके भी शानदार चलने लगी। तो फिर समस्या क्या हुई? कुछ ही महीनों में वो डिप्रेशन में जाने लगा और बोर होने लगा। वाकई सब कुछ सही होते हुए भी? क्योंकि उसने अपने जीवन का 10x विजन यानी 10 गुना बड़ा विजन नहीं सोचा था। उसने ये नहीं सोचा था कि वो इस बचे हुए समय और ऊर्जा से कौन सा बड़ा मुकाम हासिल करेगा या समाज को क्या वापस देगा। लक्ष्यहीनता इंसान को खोखला कर देती है। बिल्कुल। इसी के साथ एक और बहुत गहरी अवधारणा जुड़ती है, प्री लोडेड ईयर। प्री लोडेड ईयर, ये क्या होता है? एक बार डैन मार्टल काम में इतने व्यस्त थे कि वे अपने ही पिता का जन्मदिन भूल गए। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि वे ये सब किसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद से उन्होंने प्री लोडेड ईयर तकनीक अपनाई। इसमें क्या करते हैं? इसका मतलब है कि साल की शुरुआत में ही, इससे पहले कि कोई बिजनेस मीटिंग तय हो, परिवार के अहम दिन, छुट्टियां और अहम इवेंट्स, जिन्हें वे बिग रॉक्स या बड़े पत्थर कहते हैं, उन्हें कैलेंडर में सबसे पहले डाल दिया जाता है। मतलब काम को परिवार के आसपास सेट करना है, न कि परिवार को काम के आसपास। बिल्कुल सही। काम और बिजनेस इन बड़े पत्थरों के आसपास बुना जाता है, न कि इसके विपरीत। क्या गजब की बात है। तो जो भी समय हम अपने बायबैक रेट के हिसाब से खरीदते हैं, जो भी काम हम ट्रांसफर करते हैं, वो सब हमारे सबसे बड़े सपनों और हमारे अपनों के लिए होना चाहिए। एकदम सच कहा आपने। समय की असली कीमत यही है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए एक विचारोत्तेजक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जरा सोचिए, अगर आज कोई अजनबी किसी का कैलेंडर देखे, सिर्फ उसके रोजमर्रा के शेड्यूल पर नजर डाले, तो क्या वो महज उस कैलेंडर को देखकर ये बता पाएगा कि उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्योंकि लोग अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बहुत झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक इंसान का कैलेंडर कभी झूठ नहीं बोलता। वो आईने की तरह साफ दिखा देता है कि समय कहाँ जा रहा है। ये हम सभी के लिए एक चुनौती है कि हम अपने समय और अपने जीवन का एक ईमानदार ऑडिट करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब